नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की साइंस दिस वीक सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे, जिनके टॉपिक जो हैं आपके पिछले वीक की खबरों से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सवाल, पहला सवाल है आपका, जो कि पुष्पक यान से रिलेटेड है। पुष्पक यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऑटोमेटेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, या फिर इसे आरएलवी भी कहा जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, इसे लैंडिंग के लिए भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया है। इनमें से आपको सही कथनों का चुनाव करना है। पुष्पक यान की बात करें तो अभी हाल ही में इसकी तीसरी और आखिरी फेज की टेस्टिंग हो गई है और ये सक्सेसफुल रही। और अब पुष्पक यान जो है स्पेस में भेजने के लिए हम लोग तैयार हैं। अंतरिक्ष में इसको अब भेज सकते हैं। ठीक है। रीयूजेबल ऑटोमेटेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल का मतलब है कि ये सैटेलाइट को स्पेस में या अंतरिक्ष में छोड़ करके वापस धरती पे आएगा और इसको अगले मिशन के लिए हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। पहले जो ट्रेडिशनली लॉन्च व्हीकल्स होते थे उसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि ये लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को स्पेस में ले जाते थे। ले जाने के बाद उनका काम खत्म हो जाता था और ये एज अ डेब्री स्पेस में ही पड़े रहते थे। ठीक है। लेकिन अब हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री होने की वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ऐसा डेब्री कम से कम क्रिएट किया जाएगा और हम लोग इन्हें जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको हम लोग वापस लेके आएंगे और उनको रीयूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब अगला बात है यहाँ पे, इसके लैंडिंग के लिए भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। ये गलत है, क्योंकि इसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो इसको 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर के छोड़ देगा और उसके बाद ये यान जो है वापस धरती की ओर आएगा। जनरली जब हम बात करते हैं ऐसे और भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हैं, जैसे स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 है, आपने सुना होगा। एलन मस्क की एक कंपनी है जिसमें एक फैल्कन 9 करके स्पेसक्राफ्ट है। अब ये फैल्कन 9 जो है ये भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, लेकिन ये जब वापस धरती की ओर आता है तो ये ऐसे वर्टिकली आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। लेकिन जब हम देखें इसमें आरएलवी जो हमारा पुष्पक है, उस पुष्पक की बात करें तो पुष्पक जो है एक हवाई जहाज की तरह लैंड करेगा। ये ऊपर से आएगा, फिर यहाँ पे इसके जो है दोनों तरफ जो विंग्स लगे हुए हैं, और विंग्स की वजह से ये इस तरीके से जो कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका लॉन्च व्हीकल है, तो इसने लॉन्च व्हीकल वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो ये एज अ एयरक्राफ्ट या फिर हवाई जहाज की तरह लैंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो अगर आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई हवाई जहाज ही लैंड कर रहा है। इसकी स्पीड को कम करने के लिए इसके पीछे एक पैराशूट का मैकेनिज्म भी लगाया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी पुष्पक की तीसरी और अंतिम लैंडिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह एक ऑटोमेटेड आरएलवी है। पुष्पक को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया है। इसे स्पेस में भेजने के लिए अब हम लोग तैयार हैं। ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक फोटो दी गई है जो वो आपके आरएलवी की है या पुष्पक की। ठीक है। आगे ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जो इसको 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर के छोड़ देगा। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल, फोबोस और डेमोस निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रह है? शुक्र, बृहस्पति, यूरेनस या फिर मंगल? तो जब हम बात कर रहे हैं फोबोस और डेमोस, मंगल ग्रह के दो उपग्रह है। अब मंगल, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे धरती के पास चंद्रमा है वैसे ही मंगल के पास अपने दो चंद्रमा है। ये उपग्रह जो है फोबोस और डेमोस इनका नाम है और ये मंगल ग्रह के दोनों उपग्रह है। ठीक है। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए थे कि हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह के अजीबोगरीब आकार वाले चंद्रमा फोबोस की एक नई आश्चर्यजनक तस्वीर जारी की है, जिसे अक्सर इसकी गांठदार और अनियमित या फिर यूं कहें लंपी और इरेगुलर शेप की वजह से इसको जाना जाता है। दूसरा, इसे स्पेस पोटैटो भी कहा जाता है क्योंकि ये आलू के जैसा दिखता है। ठीक है। तो इसलिए इसको स्पेस पोटैटो नाम से भी जाना जाता है। यह तस्वीर नासा के मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर पे लगे हुए हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट कैमरे से ली गई है, जिसे हाई राइज कैमरा भी बोला जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, हाई राइज कैमरा। ठीक है। और इसे उसको लिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे एक फोटो दी गई है जो फोबोस की है, दूसरी जो है डेमोस की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आलू की का देखिए क्या दिखता भी है। फोबोस मंगल ग्रह के दो चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है। इसके दूसरे चंद्रमा को डेमोस कहा जाता है। ठीक है। ये फोबोस है, ये डेमोस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चांग ई मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है आपके सामने। ये चंद्रमा के दूर के हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष मिशन बन गया है। ठीक है। दूसरा, इस मिशन को चीन द्वारा लॉन्च किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ठीक है। जब हम चांग ई मिशन की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा के लिए जितने भी मिशन चाइना के द्वारा भेजे गए हैं उनको चांग ई नाम से जाना गया है। ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं चांग ई मिशन, जो इस चंद्रमा के लिए चाइना के द्वारा भेजे गए मिशनों को नाम दिया गया है,
अब इसमें अलग अलग मिशन भेजे गए हैं, 1 2 3 4 5, और इस बार छठा मिशन भेजा गया था। अब वो मिशन वहां से सैंपल कलेक्ट करके वापस अर्थ की तरफ आ रहा है, धरती की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि चीन का चांग ई 6 अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा के सुदूर भाग यानी फार साइड से चट्टान और मिट्टी के नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष मिशन बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट हो जाता है सही, क्योंकि ये विश्व का पहला ऐसा मिशन है जो फार साइड से, मून के दो सतह हैं, एक तो है एक आपके जो धरती के पास है और एक दूर की तरफ है। ठीक है, तो जो दूर की तरफ है उसे हम लोग फार साइड ऑफ द मून कहते हैं, जिस जो नहीं दिखाई देती धरती से, और यहाँ पे काफी अंधेरा भी रहता है और टेम्परेचर भी इसका काफी कम है। दूसरी बात अगर देखें, जो नियर साइड वाला मून है जो कि अर्थ की तरफ का हिस्सा जो है, ठीक है, मोस्टली ये टेराइन जो है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत कम मिशन गए हैं। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। इस मिशन को चीन द्वारा लॉन्च किया गया था, ये बात भी सही है, आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चीन के चंद्र मिशनों के बारे में बात कर लेते हैं। चीन के चंद्र मिशनों को चांग ई कहा जाता है, जिसका नाम चीनी पौराणिक कथाओं में चंद्रमा की देवी के नाम पर रखा गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे, पहला चांग ई मिशन जो है 2007 में शुरू किया गया था, उसके बाद काफी मिशन गए हैं। जो छठा है अभी हाल ही में गया था, और ये चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरने और अपेक्षाकृत अधिक रहस्यमय क्षेत्र का पता लगाने के लिए वहां पहुंचने वाला पहला लैंडर और रोवर था। आपको पता होगा कि हमने साउथ पोल पे अपना भी लैंडर और रोवर भेजा था, जो इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में बात हो रही है। आगे देखें, चांग ई जो है 53 दिनों का मिशन था, जो कि अब वापस अर्थ की तरफ आ रहा है। इस मिशन में स्कूपिंग और ड्रिलिंग के माध्यम से चंद्रमा के नमूनों को इकट्ठा करके वापस धरती की ओर लाया जाएगा। स्कूपिंग का सिंपल मतलब होता है, जब आप आइसक्रीम लेने जाते हैं बाहर, तो आप देखेंगे वो एक स्पेशल टाइप का चम्मच यूज करके उसको निकालता है, तो बेसिकली उसको स्कूपिंग कहा जाता है। ठीक है, और ड्रिलिंग तो नॉर्मली हम लोग ड्रिलिंग देखते ही हैं। अगला सवाल देखते हैं। स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर SVOM नामक उपग्रह संयुक्त रूप से किन किन देशों के द्वारा विकसित किया गया है? भारत और फ्रांस, भारत और अमेरिका, चीन और रूस, चीन और फ्रांस। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं SVOM की या फिर स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, तो चीन और फ्रांस के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हाल ही में स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर दैट इज SVOM चीन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक उपग्रह को चीन के सिचांग या फिर सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है। इस सैटेलाइट को गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली उपग्रह होगा। गामा रे बर्स्ट क्या होते हैं? जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड में होने वाले बहुत सारे विस्फोट होते हैं, और ये सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे गामा रे बर्स्ट ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे शक्तिशाली और हिंसक विस्फोट है, जिनमें ब्लैक होल का जनन और न्यूट्रॉन सितारों के बीच टकराव जैसी जो परिस्थितियां होती है वो यहाँ पे शामिल होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से गामा रेज बर्स्ट की वजह से एक बहुत ही चमकदार लाइट उत्पन्न होती है, वहां पे हाई एनर्जी लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है, और जिसकी वजह से इसे बहुत ही विस्फोटक और सबसे शक्तिशाली ब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे केली वेस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर वी मोहन, डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी। तो जब हम बात कर रहे हैं इस केवी वेस्ट पुरस्कार की, तो इसे डॉक्टर वी मोहन को अभी दिया गया था। तो आप इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे कि हाल ही में अमेरिकन मधुमेह एसोसिएशन या फिर अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जो है, उन्होंने डॉक्टर वी मोहन को वर्ष 2024 के लिए केली वेस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। बता दें कि केली वेस्ट पुरस्कार जो है वो मधुमेह महामारी जो है या फिर जो मधुमेह या डायबिटीज की जो डिजीज है उसको लेकर के विज्ञान के जनक माने जाते हैं केली वेस्ट। ओके, और उनके नाम पे या उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है, इसीलिए इसको केली वेस्ट पुरस्कार नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई केली वेस्ट के बारे में, और इसे डॉक्टर वी मोहन को दिया गया है। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मच्छर प्रजाति जीका वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है? कैल्युलेक्स मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, एडीज मच्छर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब हम जीका वायरस की बात करें, अभी हाल ही में एक केस आया है पुणे में, जिसमें आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर और उनकी बेटी को यह संक्रमण हुआ है, जिसकी वजह से वापस चर्चा में है। और इसके जो वायरस के जो वाहक के रूप में जो मच्छर कार्य करते हैं उनका नाम है एडीज मच्छर, और स्पेशली अगर बात करें एडीज इजिप्टी। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाल ही में जीका वायरस एक बार फिर भारत के पश्चिमी भाग में सामने आया है, जिसमें पुणे के एक डॉक्टर और उनकी बेटी में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जीका वायरस के बारे में अगर देखें तो यह एक मच्छर जनित रोग है जो फ्लेवी वायरस परिवार से संबंध रखता है। जब ये जो वायरस है वो फ्लेवी वायरस परिवार से संबंध रखता है, और इसके अंदर जीका, डेंगू,
येलो फीवर या फिर पीला बुखार जो होता है, ऐसे ऐसे जो वायरस है वो इसमें शामिल है। ठीक है, अगला देखें कि अगर ये किसके काटने से फैलता है, तो आप देखेंगे यह मुख्य रूप से संक्रमित एडीज मच्छरों के, और विशेष रूप से अगर देखें एडीज इजिप्टी के काटने से फैलता है। जीका वायरस की पहचान सबसे पहले युगांडा में हुई थी 1947 में। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसका नाम जीका वायरस इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी पहचान जो है जीका 1 में हुई थी, इसलिए इसका नाम जीका वायरस रखा गया। जीका वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग लगभग 80% में कोई लक्षण नहीं दिखते, और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर आपको कुछ लक्षण दिखेंगे, जैसे कि बुखार हो सकता है, शरीर पर चकत्ते हो सकते हैं, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होगा, सिर दर्द जैसी हल्के लक्षण विकसित हो सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि इसके लक्षण नहीं दिखते, इसकी वजह से ये काफी डेंजरस हो जाता है। ठीक है, इसके लक्षण यहाँ पे भी दिए हुए हैं जो कि हमने यहाँ डिस्कस कर दिए। अगला सवाल देखते हैं, कोल गैसीकरण के लिए देश की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये झारखंड में शुरू की गई है। कोल गैसिफिकेशन का मतलब है कि जो हमारे धरती के अंदर सीम्स में जो कोयला है उसको किसी तरीके से बाहर निकाले बिना उसकी एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अंदर कुछ ऐसे चीजें भेज देते हैं, जैसे वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गई, वाटर वेपर हो गए, इनको अंदर भेजा जाता है ताकि वो कोयला ऑक्सीकृत हो, और जैसे वो ऑक्सीकृत होगा उसकी गैस को हम लोग एज अ यू कैन से फ्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उस स्टीम से कोयला निकालने की जरूरत नहीं होगी और हम लोग उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, ईंधन के रूप में यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, हाल ही में कोयला मंत्रालय के निर्देशन में झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण यानी कि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए देश की पहली पायलट योजना शुरू की गई है। बता दें कि कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयले को वायु, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है या फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है और फिर इसे ईंधन गैस बनाया जाता है। ठीक है, भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य कोयला उद्योग के क्षेत्र में क्रांति लाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि ये देखिए, यहाँ से ना अंदर एयर भेजी जाती है। अब ये सीम में कोयला है, ठीक है, अब यहाँ कुछ रिएक्शंस होती है, कोयला ऑक्सीडाइज होता है और यहाँ पे कुछ गैसेज आती है। अब जो ये गैसेज हैं इनको हम ईंधन के रूप में यहाँ इंडस्ट्री वगैरह में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये गैसिफिकेशन का प्रोसेस होता है। आगे देखेंगे आप यहाँ पे, इसके तहत इन सिटू कोयला गैसीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में परिवर्तित किया जाता है। अब ये जो गैसें हैं हाइड्रोजन, इनको आप यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, फ्यूल के तौर पर मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में इसको कन्वर्ट करके हम लोग यूज करते हैं। दरअसल इन मूल्यवान गैसों का उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक और विस्फोटक आदि के उत्पादन में किया जा सकता है। इस परियोजना की समयावधि 2 साल की है, क्योंकि ये पायलट प्रोसेस पे है तो 2 साल के लिए इसको अभी चलाया जाएगा और इसमें 2 चरण शामिल किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का वित्त पोषण जो है कोल इंडिया लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट CIL R&D बोर्ड जो है उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारत किस देश के सहयोग से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों का उत्पादन करेगा? रूस, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस। काफी आसान सवाल है, इसका उत्तर अमेरिका है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों के सह उत्पादन पर चर्चा हुई है। जो ये मिसाइलें हैं ये भारत के लिए भी काफी जरूरी है, तो भारत में अगर इनका उत्पादन होगा तो हमारा फायदा होगा, तो इसलिए ये डील की गई है, भारत और अमेरिका मिल करके इसका उत्पादन भारत में करेंगे। ठीक है, जेवलिन मिसाइल के बारे में बात देखें तो ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो व्यक्ति है इसको कंधे पे लेके बैठा हुआ है, मतलब इसको कंधे पे रख करके मूव करवाया जा सकता है। इसके लिए कोई व्हीकल की जरूरत नहीं है, काफी हैवी नहीं होगी ये, तो इसलिए इसको मैन पोर्टेबल मिसाइल के रूप में जाना जाता है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, यह मिसाइल लगभग 1.2 मीटर लंबी है और 127 मिलीमीटर मोटी और व्यास में है और ये 22.1 किलोग्राम वजन की है। तो 22 किलो का वजन इंसान उठा सकता है, तो इसको कंधे पे उठा करके लिया जा सकता है। दूसरी बात, इसके अंदर 8.4 किलोग्राम तक का वॉर हेड या जो विस्फोटक होते हैं उसको रखा जा सकता है। ठीक है, इसकी अधिकतम रेंज जो है 2.5 मील तक की है। यह दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरगेट जो प्रिंसिपल है उस पर काम करती है। इसका मतलब है कि आप इसको एक बार निशाने पे लगाइए और इसको फायर कीजिए और उसके बाद भूल जाइए। ये अपने आप, इसके अंदर गाइडेंस सिस्टम होता है, यहाँ पे देखिए स्वचालित इंफ्रारेड मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध होती है और ये आपके टारगेट पे जाके जो है हमला कर पाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आगे कुछ और ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।